everyone, welcome back to this channel. So in today's video we are discussing about the first chapter of class 12 NCERT. The name of the book is Politics in India Since Independence and name of the chapter is Challenges for a New Nation, or we can say Challenges of Nation Building. Right, so in this chapter we are going to discuss about the major challenges what India was facing at the time of independence. See, there were many challenges in front of India when India got independent. India got independent on 15th August 1947. So here, as we will just discuss about the background of this. अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड में हमें पता चलता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ही वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फ्री इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका एक स्पेशल सेशन बुलाते हैं मिडनाइट ऑफ 14th and 15th अगस्त 1947. वहाँ पर वो अपनी फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी देते हैं. आई बिलीव यू ऑल आर वेरी वेल फेमिलियर विद दैट स्पीच. दैट इज़ वेरी रिनाउंस्ड स्पीच. सो आफ्टर दिस, अब यहाँ पर क्या होता है कि 14th और 15th अगस्त को क्या चल रहा है मिडनाइट में, कि ये देखो हमें आज़ादी चाहिए थी, हमने आज़ादी ले ली, लेकिन अब आज़ादी के बाद क्या, राइट, अब आज़ादी के बाद होगा क्या. नेशनल मूवमेंट जब चल रही थी उस टाइम लोगों ने डिसाइड किया कि एक ऐसा एजेंडा हमारे पास होना चाहिए, कुछ ऐसी प्रॉमिसेस होने चाहिए जो कि हमें इंडिपेंडेंस के बाद फुलफ़िल करने हैं लोगों के साथ. तो वहाँ पर दो ऐसे प्रॉमिसेस थे जो कि हर कोई एग्री कर रहा था कि ये दो गोल्स हमें, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज एग्रीड अपॉन कि ये दो गोल हमें अचीव करने हैं. तो पहला गोल क्या था? पहला गोल हमारा था कि वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एंड सेकंड गोल वाज दैट द गवर्नमेंट will be run for the good of all, particularly the poor and socially disadvantaged groups. तो ये दो जो चैलेंज थे, ये दो जो प्रोमिसेस थे, ये ऐसे प्रोमिसेस थे जो कि इंडिया को जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस फुलफिल करने थे. अब ऑब्वियस है कि ये अगर हम दो गुडविल लेकर चले हैं तो इसके सामने चैलेंजेस तो बहुत सारे आएंगे. चैलेंजेस क्यों आएंगे? क्योंकि इंडिया was born in a very difficult circumstances, born in very difficult circumstances. Perhaps I believe no other country by then was born in a situation more difficult than that of India in 1947, right? क्योंकि हमें पता है कि पार्टीशन के टाइम पर क्या क्या हुआ था. फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. हमें आज़ादी मिल रही थी, लेकिन वो पार्टीशन के साथ थी, देश के विभाजन के साथ मिल रही थी. एंड ऑब्वियस है कि देश का विभाजन होगा तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. सो इन दिस बुक, दैट इज़ पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर डेडिकेटेड टू द मेजर चैलेंजेस व्हाट इंडिया फेस्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी तो उस टाइम जो मेजर चैलेंजेस थे, उनमें से जो सिलेक्टेड 3 मेजर चैलेंजेस हैं, हम उन 3 चैलेंजेस की फर्स्ट 3 चैप्टर्स में बात करेंगे. पहले चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैलेंज, फर्स्ट एंड इमीडिएट चैलेंज. व्हाट वाज दैट? शेप अ नेशन. सबसे पहला चैलेंज तो यही आएगा कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा है, इतनी सारी हमने हॉरिबल चीज़ें देखी हैं पार्टीशन जैसी. पार्टीशन में क्या क्या नहीं हुआ है, कितना ज़्यादा ट्रॉमा था, ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड मच मोर, राइट. तो यहाँ पर सबसे पहला काम था कि हम अपने नेशन को, अपने इंडिया को एक शेप दें कि व्हाट इंडिया इज़, जिसको हमें इंडिपेंडेंट करना है, वो दिखेगा कैसा या वो होगा कैसा. तो उसके लिए हमें शेप करना था एक नेशन को. सो दैट वाज द फर्स्ट एंड इमीडिएट चैलेंज. वी कैन से फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू शेप अ नेशन. एंड नेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने उसकी बाउंड्रीज बना के उसको छोड़ दिया है, आपको उस नेशन को शेप कैसे करना है, क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो पूरा का पूरा यूनाइटेड होना चाहिए और डाइवर्सिटी होनी चाहिए उसमें. डाइवर्सिटी इज़ द क्रक्स ऑफ आवर नेशन, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, कॉन्टिनेंटल साइज़ की कंट्री है. तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, राइट. वी आर ऑफ सेकुलर नेचर, तो हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है. तो हमें पहला चैलेंज जो था नेशन को शेप करने का, वहाँ पर ये देखना था
कि किस तरीके से हम डाइवर्सिटी के साथ डील करें और अपने देश को यूनाइटेड भी रखें इन द पैरेलल वर्ल्ड। डाइवर्सिटी भी आपके साथ में रहेगी, लेकिन आपको डाइवर्सिटी के साथ तालमेल बनाकर फिर चलना है। एंड इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, जो सोसाइटी में, सोशल लाइफ में जो इविल हैं लोगों के सामने, उन सबको भी ख़त्म करना है। जैसे इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जो आज तक भी है हमारे पास, वो है हमारी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। उस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी को भी ख़त्म करना है और गरीबी को भी ख़त्म करना है। तो दैट वाज द फर्स्ट मेजर चैलेंज ऑफ आवर कंट्री, दैट इफ़ वी कॉल इट as a whole, so what we will call that the first and immediate challenge was to shape a nation. First and immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of diversity. United भी रहेगा और diversity भी साथ साथ चलेगी, right? After this हमें इसमें existing in the society and eradication of poverty and unemployment, ये सब diversities एक साथ रहेंगी। डाइवर्सिटीज़ जो हैं उनके बेसिस कोई भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करें रिलीजन की, तो हर रिलीजन के लोग हमारे देश में पाए जाते हैं, हर कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हमारे देश में पाए जाते हैं, हर तरीके से सोच में, आइडियोलॉजिकली और वी कैन से लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। इस लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल अपनी हिस्ट्री से उठा सकते हैं। जैसे गांधी जी यूज टू से दैट कोस कोस पर बदले पानी, हर एक कोस पर बदले वाणी, राइट? तो मतलब क्या है कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि हम क्या देख रहे हैं, हर जगह हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे देखते हैं तो हमारे यहाँ पर लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं। और अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो वी कैन से कि हमारे यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज नहीं, डायलेक्ट भी चेंज हो जाती है। द वे ऑफ स्पीकिंग, द वे ऑफ अटरिंग दैट लैंग्वेज, द वे ऑफ स्पीकिंग दैट डायलेक्ट, दैट टू चेंजेस with the displacement of the place. For instance, if we talk about our Haryana, then we are having a local dialect spoken here, that is Haryanvi. So if we talk about Haryanvi, तो हरियाणवी में बेसिकली क्या होता है, अगर हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की हरियाणवी देखें तो हमें अलग अलग टच देखने को मिलता है, राइट? सो दैट वाज द मेजर चैलेंज कि इस पूरी की पूरी डाइवर्सिटी के साथ हम अकोमोडेटिव नेचर के साथ रह सकें। सेकेंड चैलेंज हमारा आता है, वो बहुत मेजर चैलेंज है। अगर हम उसकी बात करें तो दैट इज़ योर एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। अब देखो, पहला चैलेंज तो है कि देश को आपने एक शेप दे दी कि इंडिया जैसा आज दिखता है उस तरह का इंडिया ऐसा नहीं है कि 1947 में हमें वो इंडिया मिल गया था। दैट वॉज नॉट दिस वे। ये हमारा जो नेशन है ये इस तरीके का उस टाइम नहीं दिखता था। जो आज का मैप हमारा इंडिया का है वो बहुत डिफरेंट था। उसको करने के लिए जो स्ट्रगल्स, जो टर्मोइल्स, जो चीज़ें हमने फेस की, वही हम इस सेकंड अपने एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी में देखेंगे, जो कि हमारा सेकंड चैलेंज है। एंड फॉर दिस वी आर हैविंग चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका पूरा डेडिकेट है किस चीज़ के लिए, सेकंड आपके चैलेंज के लिए, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, और वी कैन से दैट इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, राइट? और उसके बाद अगर हम अपने थर्ड मेजर चैलेंज की बात करें, तो मेजर चैलेंज हमारे पास जो थर्ड था, दैट वाज द थर्ड मेजर चैलेंज, दैट वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस। हमें थर्ड चैलेंज ये फेस करना था कि हमने नेशन को शेप भी दे दी, हमने डेमोक्रेसी भी एस्टेब्लिश कर दी, बट अब हमें क्या करना है, अब हमें पूरी की पूरी सोसाइटी में वेलबींग और डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। दैट वाज आवर थर्ड मेजर चैलेंज, एंड दिस चैलेंज वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 3 ऑफ दिस बुक, राइट? सो चैप्टर नंबर 3 ऑफ दिस बुक इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, विच विल बी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिकल टर्म्स में हम इसको पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। इफ़ वी come back to our chapter number 1, that is challenges of nation building, then what we can say कि हमारी जो कंट्री पूरी इंडिपेंडेंट हुई है, हमें इतनी स्ट्रगल के बाद फ्रीडम मिली है, लेकिन फ्रीडम हमें ऐसे आसानी से नहीं मिली। हमें उसके लिए वी पेड अ कॉस्ट, अ ह्यूज कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट वाज पार्टीशन। हमने पार्टीशन देखा, हमने पार्टीशन के टर्मोइल को झेला, हमने वायलेंस को झेला एंड व्हाट नॉट। आपको अगर इस सीरीज़ के बारे में अगर आपको देखना है कि मतलब एक इंस्टेंस अगर हमें याद आता है द बर्निंग ट्रेन वाला, तो यू कैन रीड द बुक ऑफ खुशवंत सिंह, जिन्होंने बर्निंग ट्रेन में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से जो
लोग ट्रांसफ़र हुआ करते थे, या हम कह सकते हैं जो माइग्रेट हुआ करते थे एक जगह से दूसरी जगह, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, व्हाट चैलेंजेस दे पीपल फेस, राइट। तो ये जो 3 चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस बहुत मेजर चैलेंजेस थे, जिसमें सबसे बड़ा पहले वाला चैलेंज है कि हम अब अपने इंडिया को शेप क्या दें, कौन से स्टेट हमारा पार्ट होंगे, बिकॉज एज वी नो India was divided at that time into, during the British time, if we go back before 1947 or before independence, then what we will see that India was divided into two parts. India जो है वो हमारा two parts में divide है, British province and princely states, right? So there were British province and princely states. जो British province है obvious है कि वो हमें यूं का यूं मिल जाएगा, क्यों? Because the rule was of Britain at that time there, Britain का रूल है, क्राउन का रूल है, तो इसीलिए वो हैंड ओवर हमें कर देंगे. बट व्हाट अबाउट दीज प्रिंसली स्टेट्स? और प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो बीच में कहीं ना कहीं हमारे पूरे के पूरे मैप को आपको दिखेगा कि कहीं पर हमारा इंडियन टेरिटरी स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं पर प्रिंसली स्टेट स्टार्ट हो रहे हैं. तो दैट वाज अ मेजर चैलेंज कि अब हम क्या करें, अब हम इस नेशन को किस तरीके से शेप दें. हमारे यहाँ पर तो लोग कल्चरली, रिलीजियसली बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, लोग लैंग्वेज बहुत अलग अलग बोलते हैं, एंड बहुत वाइड नेचर है कंट्री का. इंडिया इज़ फुल ऑफ सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज़, और हम नहीं पता हमें कि हमें कैसे स्टार्ट करना, बिकॉज वी वर नॉट एक्सपीरियंस्ड एट दैट टाइम. तो अब हमें सबसे पहले डील करना है किसके साथ? हमें डील करना है अपनी ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स के साथ, कि हम कैसे पूरे के पूरे इंडिया को यूनाइट करें. अब जब यूनिफिकेशन की बात आती है तो हमें पता है कि हम बहुत बड़ी डाइवर्सिटी हैं, इसी वजह से एक सीरियस क्वेश्चन भी रेज होता है. वो सीरियस क्वेश्चन क्या है कि अगर हम डाइवर्सिटी के साथ कोप कर भी ले तो क्या हम अपनी यूनिटी को संभाल पाएंगे? क्या हम नेशनल यूनिटी एस्टेब्लिश कर पाएंगे अपनी कंट्री में, या हमें कोई और एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव, मतलब हमें और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश करने हैं, तो उसके लिए क्या कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि नेशनल यूनिटी को सेक्रीफाइस कर देंगे, या कहीं ना कहीं हम उसमें कहीं पीछे रह जाएंगे. सो दैट वाज मेजर कंसर्न एट दैट टाइम. वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज़? अब ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्या इस वजह से हमारी जो सब नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं, लाइक if we talk that what my religion is, what my caste is, what language do I speak, ये सब चीज़ें, कहीं हम उन सब चीज़ों को तो रिजेक्ट नहीं कर देंगे, या हम उन सब चीज़ों को पीछे तो नहीं छोड़ देंगे. और अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से कंट्री को डिवाइड करना पड़े स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ में, तो उसका बेसिस क्या रहने वाला है? और अगर हम उसके बेस को बनाएं तो क्या हर कोई, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी में क्या हर कोई उस बेस पे एग्री करने को तैयार हो जाएगा? So there was an urgent question that how was integration of territory of India to be achieved, कि पूरी कंट्री को हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो उस टाइम पर हमारे सामने था कि हम कंट्री को बनाएं कैसे. तो द फर्स्ट चैप्टर इज डेडिकेटेड टू होल ऑफ द स्टोरी दैट हाउ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स यूज टू टेक प्लेस इन आवर कंट्री. और इंटीग्रेशन हुआ कैसे, इंडिया के पहले भारत कैसा दिखता था, इंडिया के बाद भारत कैसा दिखा, आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा दिखा. और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें कश्मीर की और त्रिवेणकोर की या हैदराबाद की या मणिपुर की, तो वो हमारे देश का हिस्सा कैसे बने, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट, वो प्रिंसली स्टेट का पार्ट थे. यहाँ पर इस चैप्टर में हम इन सब अप्रोच के, गवर्नमेंट अप्रोच के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट तो ऐसे थे जो हमारे साथ खुद ही आ गए हैं, उन्होंने खुद ही विलय कर लिया या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया है. बट बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं या प्रिंसली स्टेट्स हैं जो अभी भी हमारे साथ आने को तैयार नहीं हैं, या फिर उनके अपने मन में और भी अलग अलग चीज़ें चल रही हैं कि क्या हमें डील करनी है, किस तरीके से हमें इंडिया के साथ बिहेव करना है, या हमें क्या करना है आगे, व्हाट विल बी देयर फ्यूचर. तो बेसिकली ये फ्यूचर क्या था, एक्चुअली द प्रॉब्लम वॉज कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास 3 चॉइसेस दी गई थी. उनके पास 3 चॉइसेस थी. 3 जो चॉइसेस थी उनमें ये था कि दे कैन बी इंडिपेंडेंट, दे कैन डिक्लेयर देमसेल्व्स एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. पहला कि इंडिपेंडेंट कंट्री बना लें. दूसरा दैट दे विल ज्वाइन द इंडिया, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर लें या फिर दे विल ज्वाइन पाकिस्तान.
या पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले। तो अब ये जो 3 चॉइसेस हैं, इनको कौन से प्रिंसली स्टेट ने किस तरीके से लिया और किस तरीके से उन्होंने इस पर रिएक्ट किया, दैट इज़ व्हाट फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट। क्लियर। एंड इसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि जैसे मणिपुर है, हैदराबाद है, तो वहाँ पर जो हमें छोटी मोटी थोड़ी बहुत ज़्यादा, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनके साथ गवर्नमेंट की अप्रोच क्या रही, गवर्नमेंट ने कैसे डील किया, दिस इज़ व्हाट चैप्टर इज़ अबाउट. In this video we are going to take the overview of the chapter, and then in next video I am going to start the chapter explanation part of the chapter, and then we are going to talk about the reorganization of state कि क्या यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है देश के बनने की, या फिर हम कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स की या स्टेट के बनने की कहानी, कंट्री के बनने की कहानी क्या यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि हमने प्रिंसली स्टेट्स को अपना पार्ट बनाया, या वो इंडिपेंडेंट रहे, या वो पाकिस्तान के साथ चले गए, या फिर कोई और कहानी भी इसके साथ चली है. दिस इज़ वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर के एंड आते आते, चैप्टर का लास्ट आते आते, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स. और वो रीऑर्गेनाइजेशन क्या है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. उसके लिए कितनी कमीशंस बनाई गई, कैसे उनका क्या रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशंस पर किस तरीके से वर्क किया गया, और जो रिपोर्ट तैयार की गई उसके बाद क्या कोई ऐसी एक्ट आई जिसके चलते हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को देखा हो, और क्या वो एक्ट आज भी एप्लीकेबल है, क्या आज तक भी वो कहानी, योर पार्ट इज़ यू हैव टू फिगर आउट कि क्या आज भी ऐसा है कि वो रीऑर्गेनाइजेशन अब भी चल रहा है या ख़त्म हो गया है. इंडिया के बनने की कहानी, इंडिया के स्टेट्स के बनने की कहानी क्या अब तक भी चल रही है या वो ख़त्म हो गई है. Right, so this was the overview of this chapter. In the next video we are doing the explanation part. मैंने आपको 3 मेजर चैलेंजेस इंडियन नेशन के बता दिए हैं जब इंडिपेंडेंस मिली हमें उस टाइम पर 1947 के टाइम पर. एंड देन आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, कि पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे. देन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन डिटेल, कि इंटीग्रेशन कैसे हुआ प्रिंसली स्टेट्स का, प्रिंसली स्टेट्स कैसे देश का हिस्सा बने, इंडिया का हिस्सा बने. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, एंड देन सम फैक्चुअल डाटा अबाउट दिस चैप्टर. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे.